नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मार्ग ई शिक्षा अभियान में। आज हम संविधान के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इस लेक्चर का मैं इंट्रोडक्शंस आपको दे देता हूँ। इस लेक्चर का इंट्रोडक्शंस इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैंने इस लेक्चर में इतिहास और संविधान को बताने का और समझाने का प्रयास करा है। यानी कि मेरा जो उद्देश्य रहा है इस लेक्चर को बनाने का, उसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि आपका संविधान यानी कि भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो ये संविधान इतिहास की शुरुआती घटनाओं के सिलसिले पे आधारित था। यानी कि अगर मैं उन बच्चों को समझाऊं जो बच्चे शुरुआती तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, वो इतिहास अलग पढ़ते हैं और संविधान को अलग पढ़ते हैं। तो जब वो पूरा उसको समझ लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो उनको समझ में आता है कि इतिहास से ही संविधान बना है। तो शुरुआती दौर में अगर हम शुरू से ही इस बात को समझ लें कि भाई इतिहास जो था हमारा, उसी ने संविधान की नींव रखी। हमारा संविधान, अधिकतर जो पार्ट हमारे संविधान का सोर्स रहा है वो हमारे इतिहास की घटनाओं पर ही आधारित था। मैं आज उन शब्दों पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहूँगा जो शब्द आप लोग छोड़ देते हैं। हिंदी मीडियम में अगर मैं बात करूँ कि हिंदी माध्यम से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के साथ सबसे बड़ी जो समस्या सामने आती है वो शब्दों का मतलब नहीं समझ पाते हैं। शब्दों का मतलब कहें तो कि जैसे आपने तैयारी शुरू करी आपके प्री से, मेन से, और अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ तो काफ़ी सारे शब्द ऐसे होते हैं जो आपके सिविल सर्विसेज में आपके सामने आएंगे। आपने अभी कोरोना काल में देखा होगा कि कुछ विज्ञापन या विज्ञप्तियाँ सरकारी अधिकारियों के थ्रू सार्वजनिक रूप से जब प्रकाशित होती हैं तो उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द आपको सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी कि आपको उन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। तो आज मैंने कोशिश करी है इतिहास के और संविधान के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को आपसे डिस्कस करने की, चर्चा करने की। आइए चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, मैंने शब्दावली में सबसे पहले जो आपके सामने प्रस्तुत करा है शब्द, वो है संविधान। देखिए, संविधान निर्माताओं का उद्देश्य जो था वो मौलिक संविधान की रचना नहीं था, वरन एक व्यवहारिक संविधान यानी कि वर्केबल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। देखिए, दो तरीके के अगर मैं नॉलेज की बात करूं तो दो तरीके की नॉलेज आपके इतिहास और संविधान में बताई गई है। एक सैद्धांतिक ज्ञान और एक व्यवहारिक ज्ञान। सैद्धांतिक ज्ञान जो आप किताबों में पढ़ रहे हैं वो सैद्धांतिक ज्ञान है, यानी कि जो पहले बन चुका है। बट अगर आप उसको व्यवहारिक नहीं कर रहे हैं, एज अ सिविल सर्वेंट या IAS PCS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और संविधान और इतिहास को अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं करा है, तो आपके लिए वो वर्केबल नॉलेज कभी नहीं बन सकता। और सिविल सर्विसेज में आपने देखा होगा अधिकतर वर्केबल नॉलेज ही मांगते हैं, प्रैक्टिकल ही मांगते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग जो बुक्स में पढ़ के आ रहे हैं, किताबों में पढ़ के आ रहे हैं, क्या आपने कभी उसको व्यवहारिक बनाया? तो देखिए, उन संविधान निर्माताओं का भी उद्देश्य यही था कि हमने जो संविधान लिख दिया है इसका मतलब ये नहीं कि लिखी लिखाई किताब है और आप इसे पढ़ते रहिए। नहीं, उनका जो उद्देश्य था वर्केबल कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी कि देखिए, 26 जनवरी 1950 को वो बना, लागू हुआ, और उससे वहाँ से लेके आज तक हमारे लिए वो एक वर्केबल कॉन्स्टिट्यूशंस है और रहेगा। यानी कि व्यवहार में हम लोग उसे प्रयोग करते रहेंगे। उनका उद्देश्य यही था कि भाई हमने जो संविधान सब जगह से इकट्ठा करके बनाया है, आप उसको वर्केबल बनाइए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत की अगर हम बात करें तो उसमें 1935 का भारतीय शासन अधिनियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहा है। देखिए, अगर आपने 1935 का अधिनियम पढ़ा है तो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होता होगा। शुरुआती बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न अधिनियमों में रहता है। तो मैंने ये लेक्चर इस बिहाफ पे भी बनाया है कि भाई आपको कन्फ्यूज़न ना रहे इतिहास में। देखिए, अगर मैं आपको समझाऊं कि आप जब भी अधिनियम, एक्ट या फिर कोई चीज़ पढ़ें तो उसके बेसिक्स रूल को फॉलो करिए। बेसिक्स का मतलब मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने 1935 के भारत शासन अधिनियम की बात करी, हमने पता लगाया कि भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है संविधान बनाने के लिए। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ना। अलग से मतलब है, देखिए, मैं अगर यहाँ पे मैंने अपनी शब्दावली में इसको ऐड करा है और आपको समझाता हूँ मैं। देखिए कितना सिंपल रहेगा आपके लिए। संविधान की विषय सामग्री तथा भाषा पर इस अधिनियम का प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है। संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन तथा राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों के संबंध में व्यवस्था 1935 के अधिनियम जैसी ही है। यानी कि देखिए, हमें दो वर्ग मिल गए हैं, दो कार्य मिल गए हैं जो हमने संविधान में उसको सम्मिलित करा है। यानी संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन जो था वो हमने 1935 के अधिनियम से ही लिया है एज इट इज, और राष्ट्रपति की संकटकालीन अधिकार ये पूरा का पूरा हमने एज इट इज 1935 के अधिनियम से ही उठाया है अपने वर्केबल संविधान में, व्यवहारिक संविधान में। तो अब आपको मेरे हिसाब से आप समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट देख लीजिए, मैंने यहाँ पे वही शब्द यूज़ करे हैं, वही शब्द प्रयोग करने की कोशिश करी है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लगते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है ये। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ लोकतांत्रिक राजनीति की। लोकतांत्रिक राजनीति का मतलब, अगर मैं भारत के बारे में बात करूँ, भारतीय संविधान के बारे में बात करूँ, तो जब से हमारा भारतीय संविधान जिन शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि हम लोकतांत्रिक होने शुरू हुए हैं, उन शब्दों को मैंने इसमें शामिल करा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द इसमें सबसे पहला आया है अधिवेशन। अधिवेशन आपने, मैं अगर एग्जांपल दूं, आपने कांग्रेस के अधिवेशन पढ़े होंगे तो देख लीजिए, इसको बेसिक्स इसका क्या था। अधिवेशन को सेशन भी बोलते हैं, आपके पार्लियामेंट में भी सेशन चलते रहते हैं, तो हम इसे बेसिक्स को समझेंगे कि अधिवेशन का मतलब क्या है। देखिए, किसी विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित करी जाती है, पहला। दूसरा, निरंतर कुछ दिनों तक होने वाली संसद आदि की एक बार की बैठक। तीसरा, किसी सभा या महासभा के लगातार होने वाली बैठकों का सामूहिक नाम। देखिए, इन तीनों को आप कंबाइन करेंगे तो आपके कांग्रेस के अधिवेशन आपको समझ में आ जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग थिंग आपको बताता हूं, मैंने विपिन चंद्रा की बुक से उसको क्लियरिफाई करा है, काफ़ी अच्छा उन्होंने उसके ऊपर प्रकाश डाला है। विपिन चंद्रा की बुक की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को काफ़ी अच्छा डिफाइन करा है। उसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये आई थी कि जब भी कांग्रेस अधिवेशन करती थी तो पहला उद्देश्य उसके अधिवेशन का ये था कि वो पूरे भारत में अधिवेशन करे और पूरे भारत के अंदर एक लोकतांत्रिक सोच जागृत करे, यानी कि वो राजनीतिक तरीकों से भारत के लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने पूरे भारत में अधिवेशन शुरू करे। यानी कि मैं अगर कहूँ तो देखिए, वो प्रैक्टिकल अधिवेशन से, और आप लोग उसको सैद्धांतिक तरीके से मत पढ़िएगा। मैं अगर इस बात को प्रूफ करना चाहूँ तो प्रूफ करने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ करते थे उसकी तारीख और समय और स्थान पहले से ही डिफाइन हुआ करता था कि भाई हमें कलकत्ता में अधिवेशन इस दिन इस तारीख को इस जगह करना है। तो इन तीनों पॉइंटों को देख लीजिए, इन तीनों पॉइंटों को शामिल कर दीजिए। देखिए, एक विशेष विषय पर चर्चा होती थी कि भाई देश में क्या चल रहा है, हमें किस मुद्दे पे ब्रिटिश सरकार से आवाज़ या फिर ब्रिटिश सरकार से डिस्कस करना है। और उनकी जो बैठक हुआ करती थी उसमें कुछ दिनों का समय होता था और लगातार उनकी बैठकें होती थी। जैसे सन 1901, 1902, 1903, काफ़ी कम टाइम पीरियड ऐसा रहा है कि जिसमें कांग्रेस के अधिवेशनों को नेगलेक्ट करा गया है या फिर उसे निरस्त करा गया है। लेकिन अधिकतर अगर मैं कांग्रेस के बनने की बात करूं कि भाई 1885 में अगर कांग्रेस बनी, 1885 से लेकर 1947 तक, जब तक वो संविधान सभा का निर्माण करने के लिए तैयार हुई, तब तक उनके अधिवेशंस की एक लिस्ट, पूरी लंबी लिस्ट अगर मैं आपको कहूं कि 57 अधिवेशंस लगभग हमारे इतिहास में बताए गए हैं। और हमारे संविधान को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी कांग्रेस के अधिवेशनों की चर्चा, इसीलिए कांग्रेस के अधिवेशंस को महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप अधिवेशंस, आप जब भी कोई अधिवेशंस के बारे में पढ़ें तो कांग्रेस के अधिवेशंस को इस तरीके से पढ़िएगा। ये बेसिक्स है अधिवेशन का। अब मैं बात करूंगा, देखिए, अधिनियम की। सबसे इंपॉर्टेंट रहे हैं इतिहास और संविधान में अधिनियम, यानी कि एक्ट। संविधान के अनुसार ही एक्ट बने हैं, आप सभी को पता है, अधिनियम बने हैं। देखिए, एक्ट होता क्या है समझ लेते हैं। संसद आदि के द्वारा बनाया हुआ नियम। पहली बात तो संसद का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जो तीनों पिलर शामिल है, हमारे तीनों पहलू शामिल हैं, इन तीनों से मिलकर एक अधिनियम बनाया जाता है। वह नियम, वो नियम क्या होता है देख लीजिए। एक्ट, अगर मैं किसी एक्ट की बात कर रहा हूँ तो वो नियम क्या होगा, किसी प्रकार की व्यवस्था करने के लिए होगा देश की, या प्रबंध करने, अरेंजमेंट करने के लिए बनाया होगा। दूसरा देख लीजिए, रेगुलेशन, जो किसी विधान के अंतर्गत ना बना हो फिर भी उसकी परिभाषा में आता हो। देखिए, विधान का मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर देता हूँ, इस लाइन का मीनिंग क्या है। उसमें आपको किसी विधानसभा की, किसी भी विधान परिषद की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, कानून की व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये केवल देश की व्यवस्था या किसी संस्था की व्यवस्था को चलाने का एक नियम होता है, एक एक्ट बनाया जाता है सरकार के लिए, जो सरकार या जो प्रशासनिक कार्य आपके राज्य में या केंद्र में होने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई अधिनियम किसी सरकार ने किसी देश या राज्य के लिए निकाला है तो वो अपने अधिकारियों, अपने नेताओं के लिए निकाला है। वो आम जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होगा, उत्तरदायित्व नहीं होगा उसमें आम जनता का। वो केवल प्रशासनिक अधिकारी और वहाँ के जो राज्य के नेता हैं उनके लिए वो अधिनियम निकालती है। जैसे आपने देखा है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, भारत शासन अधिनियम। देखिए, अधिकारियों के लिए जो केंद्र सरकार ने नियम निकाला, संसद ने निकाला, संसद का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो हम एग्जाम्पल आपको दे रहे थे भारत शासन अधिनियम 1935 का, जिसमें हमने संविधान को मूल रूप माना है, जिस सोर्स माना है। और
भारत शासन अधिनियम 1947, जिस अधिनियम के तहत हम लोग आज़ाद हुए हैं, हमारा 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी का दिन रहा था, वो हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार आज़ाद हुए हैं। तो देखिए, ये जो संसद का नाम आया है ऊपर एक्ट का, जब तक हमारे देश में ब्रिटिश राज रहा तो ब्रिटिश संसद से हमारे जो नियम बन के आया करते थे वही हमारे देश में लागू हुआ करते थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि अधिनियम का। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट आप थिंग देख लीजिए इसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो शुरुआत हुई भारत में लोकतांत्रिक विचारों की, अगर मैं कहूँ तो वो हुई है रेगुलेटिंग एक्ट से। आपने पढ़ा भी होगा 1773 का जो एक्ट रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए जो एक्ट आया था, वो सबसे प्रथम और सबसे पहला एक एक्ट माना जाता है भारत में लोकतांत्रिक विचारों को उजागर करने के लिए। तो इसीलिए वो जो एक्ट था वो ब्रिटेन की संसद ने कंपनी को चलाने के लिए बनाया था, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। और आप अगर अब एक्ट के बारे में इतिहास और संविधान में काफ़ी सारे एक्ट आप पढ़ेंगे तो ये बेसिक्स आप याद रखिएगा, इन बेसिक्स पे ही आपको कॉमन चीज़ें उसकी मिल जाएंगी। ठीक है, अगला देख लीजिए अधिकृत। आपने कई बार देखा होगा सरकारी विज्ञापनों में जो भी सिविल सर्विसेज की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो नोटिफिकेशंस वगैरह पढ़ते हैं, तो उन्होंने जब नगर पालिका से अधिकृत ज़मीन की बात होती है या फिर किसी गवर्नमेंट अस्पताल बनाने के लिए अधिकृत ज़मीन की बात होती है, तो अधिकृत एक वर्ड आता है, शब्द आता है। तो उसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। तो अधिकृत की अगर हम बात करें, देखिए अधिकृत कोई लैंड हो सकती है, ज़मीन हो सकती है, सरकारी ज़मीन। अधिकृत कोई कानून हो सकता है, अधिकृत कोई सरकारी प्रोसेस को हम बोल सकते हैं। तो अधिकृत अगर हम सरकारी तरीके से इसको समझें, ऑथोराइज इसको करें, तो देखिए किसी के अधिकार में कोई लैंड है या कोई काम करने का अधिकार किसी को दिया गया है, सरकारी काम करने का, तो उस सिविल सर्वेंट को या फिर उस सिविल सेवा अधिकारी को संवैधानिक और कानूनी अधिकार मिले होते हैं उस काम को करने के लिए या उस ज़मीन को अधिकृत करने के लिए। यानी कि वो सरकार के लिए वो ज़मीन जो अधिकृत की पैमाइश करने आ रहा है, जैसे देख लीजिए कोई सरकारी अस्पताल बनना है तो वो सरकार की ज़मीन पे बनना है, तो अधिकारी को भेजा जाएगा, पटवारी वगैरह को, तो वो सरकार की अधिकृत ज़मीन का ब्यौरा सरकार को देंगे, क्योंकि उन्हें संवैधानिक और कानूनी अधिकार मिले हुए हैं सरकार के अधिकारियों को, तो उसको हम अधिकृत बोलेंगे। तो आपने कई जगह इस वर्ड को पढ़ा होगा, शब्द को पढ़ा होगा अधिकृत। तो आज से आप इसको ध्यान दीजिएगा, जब भी अधिकृत कोई शब्द आएगा तो उसमें संवैधानिक और कानूनी अधिकार शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए योजना। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं इतिहास में बात करूँ और सबसे इंटरेस्टिंग अगर मैं शब्द की बात करूं तो वो थी योजना। इसको प्लान बोलते हैं आम भाषा में। बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसको इग्नोर करते हैं, देखिए, जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इतिहास और संविधान को समझने के लिए। आपने देखा होगा इतिहास और संविधान के अगर मैं बॉर्डर की बात करूं या फिर मैं एक डिवाइडेशन लाइन की बात करूं कि जिसने इतिहास को डिवाइड करा संविधान में और इतिहास में, तो वो थी माउंटबेटन योजना। अब माउंटबेटन से हमें समझ में आ गया कि भाई माउंटबेटन ने योजना दी थी, लेकिन योजना थी क्या, योजना होती क्या है। अगर मैं किसी भी योजना की बात करूं तो योजना का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको माउंटबेटन योजना तभी समझ में आएगी जब आपको उसके बेसिक्स रूल पता होंगे योजना के। कार्य करने की रूपरेखा तैयार करी जाती है और उसका प्रबंध यानी कि प्रबंधन अरेंजमेंट तैयार करा जाता है कि भाई हमें किसी भी चीज़ के लिए एक रूपरेखा और उसका अरेंजमेंट कैसे करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी कार्य के उद्देश्य को सिद्ध करने की वह रूपरेखा जो अभी कल्पना के क्षेत्र में ही हो और पूरी तरह से डिफाइन यानी कि निश्चित ना हो। देखिए, माउंटबेटन योजना की अगर मैं बात करूँ तो इस शब्द को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। माउंटबेटन जब भारत आए तो भारत में उन्होंने संविधान सभा बनाने की बात करी, यानी कि वो कल्पना के क्षेत्र में था, अभी बनी नहीं थी। उन्होंने अपनी योजना को प्रस्तुत करा कांग्रेस के सामने, मुस्लिम लीग के सामने। उन्होंने कई महीनों तक उनसे चर्चा करी कि भाई हमें एक संविधान सभा बनानी है और आप लोगों के लिए संविधान बनाना है। तो माउंटबेटन योजना को आप अब जब पढ़ेंगे तो इन तीनों बेसिस को लेकर चलिए। वो एक रूपरेखा थी, प्रबंध करना, अरेंजमेंट करना संविधान सभा का, और किसी कार्य यानी कि अब भारत को आज़ाद करना था माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य। तो उस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए वो एक काल्पनिक चीज़ लेके आए थे जो उसको धरातल पे लाना था, जिसे वो संविधान सभा ने उसको पूरा करा। संविधान सभा ने माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ही काम करा था, और जो संविधान सभा की जो मैं कहूँ कि रूपरेखा तैयार करने की रूपरेखा थी वो माउंटबेटन योजना से ही शामिल थी। यानी कि माउंटबेटन योजना ने ही बताया था कि भाई हमारे देश के लिए एक संविधान सभा होगी जिसमें सारे के सारे प्रांतों के मुख्य मुख्य नेता शामिल होंगे, कांग्रेस उसमें सबसे आगे थी। तो माउंटबेटन योजना को आप एक योजना की तरह पढ़िएगा, और इतिहास और संविधान में काफ़ी सारी योजनाएँ आई हैं, तो योजना का बेसिक्स आप यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए,
अब मैंने यहाँ पे राज्य के अंदर की इकाइयों को शामिल करा है, लोकतांत्रिक राजनीति 2 भाग नंबर 2। यहाँ पे देखिए समझ लीजिए, काफ़ी सारे बच्चे जब तैयारी करते हैं तो उनको बेसिक चीज़ें काफ़ी कम पता होती हैं। मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि आपको बेसिक्स बहुत ज़्यादा, आपका जो फाउंडेशन कोर्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आप अगर कहीं पे कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन करते हैं तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए संविधान और इतिहास का। देखिए, अगर मैं अब राज्य की बात करूँ, लोकतांत्रिक राज्य की, तो सबसे पहला जो शब्द आता है कि आप जिस राज्य में रहते हैं वो राज्य है क्या, क्या डेफिनेशंस होगी राज्य की। देखिए, ये जो शब्द है ना, ये आपके इंटरव्यू और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है भारत में 29 स्टेट हैं, राज्य हैं हमारे, 29 राज्य हैं। हर जगह जो कॉमन वर्ड आया वो आया है राज्य। तो हमें सबसे पहले तो राज्य का पता होना चाहिए कि राज्य की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो विशिष्ट लक्षण हैं, वो क्या होते हैं किसी राज्य के लिए। तो देखिए, हम राज्य की बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे। निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास एक संगठित सरकार हो। संविधान के रूप में अगर मैं देखूं तो एक निश्चित क्षेत्र जो होता है, डिफाइन एरिया होता है उसका, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका एक डिफाइन एरिया होगा, ध्यान रखिएगा। और वो राजनीतिक इकाई होगी। देखिए, राजनीतिक जो शब्द आया है इसमें, इसको ध्यान से समझिए। इतिहास में बच्चे हमेशा 2 शब्दों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं और संविधान में भी, वो है राजनीतिक और राजनीतिक। ये अलग अलग शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक का मतलब है एथिक्स, आपके जो राज करने के जो एथिक्स हैं, यानी कि जो अच्छी चीज़ें आप राज्य में शामिल करना चाहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक राजनीतिक इकाई को डिफाइन करते हैं। और मैं बात करूँ आपके मूल कर्तव्य, आपके जो हमने मूल कर्तव्य जोड़े हैं संविधान में, वो एक राजनीतिक इकाई है। यानी कि ये चीज़ें हमें खुद से अच्छा बनना सिखाती हैं कि हम अपने देश, अपने राज्य के लिए काम करें और अपने इच्छा से काम करें। और कहीं भी अगर कुछ गलत हो रहा है या फिर ये राजनीतिक चीज़ों के खिलाफ जा रहा है तो आप अपने देश को अवेयर करें, आप अपने देश के लोगों को बताएं कि भाई ये गलत हो रहा है और ये आपके राजनीतिक संविधान के खिलाफ है। तो राजनीतिक का मतलब आपको समझ में आ गया। और राजनीतिक होता है बच्चों पॉलिटिक्स, जिसमें हम लोग नीतियां बनाते हैं, जिसमें हम लोग विधानसभा में काम करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा में जो भी काम होता है वो राजनीतिक पार्टियों के थ्रू होता है। तो देखिए, छोटा सा था ये। जिसके पास संगठित सरकार हो, यानी कि उसके पास एक संगठित सरकार होनी चाहिए जो बहुमत से पास हुई हो, जो बहुमत से प्रतिनिधियों को उन्होंने नेता बनाया हो, एमएलए हो उसके पास। और उसके पास एक अथॉरिटी और होनी चाहिए, घरेलू तथा विदेश नीतियों को बनाने का अधिकार। घरेलू और विदेश नीतियों को आप कैसे समझ सकते हैं, राज्य के अंदर की नीतियाँ और राज्य के बाहर की नीतियाँ। यानी कि आप लगा लीजिए, एक राज्य का दूसरे राज्य से जो भी संबंध रहेगा उसके अधिकार वहाँ की सरकार के पास होंगे, वहाँ के विधानसभा के पास होंगे, जो हमने प्रतिनिधि चुन के विधानसभा में भेजे हैं। सरकार बदल सकती है। देखिए, हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, आप सबको पता है, तो सरकारें बदल सकती हैं। अभी बीजेपी की सरकार है या ऐसे कांग्रेस की सरकार है, तो 5 साल बाद जब भी हम लोग जब वोटिंग करेंगे तो हम लोग एक जनमत के थ्रू, यानी जनमत यानी लोकतंत्र के थ्रू अपनी सरकार चुनेंगे। तो जिस दल का बहुमत ज़्यादा होगा उसकी सरकार बन जाएगी और जिस दल का बहुमत कम होगा उसकी सरकार विपक्ष में बैठ जाएगी। तो देखिए, सरकारें बदल सकती हैं परंतु राज्य बना रहता है। इस लाइन को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझिएगा। राज्य का बना रहना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य एक संवैधानिक इकाई है। संविधान में उसको परमिशन मिल चुकी है, उसको अनुपालन करने की अधिकार मिल चुका है, वो बना रहेगा। लेकिन सरकारें वहाँ की बदल सकती हैं। बोलचाल की भाषा की अगर मैं बात करूँ, हमारा देश, हमारा राष्ट्र और हमारा राज्य, ये तीनों एक ही शब्द को डिनोट करते हैं। राज्य शब्द एक अन्य प्रयोग, राज्य शब्द का जो है वो किसी देश के अंदर की प्रशासनिक इकाइयों या प्रांतों के लिए भी होता है। केंद्र सरकार अगर राज्य शब्द का यूज़ करती है तो वो वहाँ की प्रशासनिक इकाइयाँ और प्रांतों के लिए उसको प्रयोग करती हैं कि भाई वहाँ पे कैसा काम चल रहा है और हमें क्या क्या वहाँ पे नई नई चीज़ों को उन्हें परमिशन देनी है या फिर उनके लिए कोई नई नीति लागू करनी है। केंद्र राज्य संबंध के आपने पढ़ा होगा, केंद्र राज्य संबंध, उसमें राज्य का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। और हम लोग अगर संविधान की बात करें, सबसे पहला अनुच्छेद आपको बताता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत अगर राज्यों का संघ है तो संघ से राज्य नहीं बने हैं, राज्यों से संघ बना है, ध्यान रखिएगा। राज्य ही उस संघ की इकाई है। राज्य ही, जैसे आपको मैं कहूँ कि भाई परिवार की इकाई सदस्य होते हैं, सदस्यों से परिवार बनता है, तो वही है संघ, राज्य से बना है। अगर राज्य नहीं होंगे तो संघ भी नहीं होगा। तो इसलिए राज्य को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने तवज्जो दी है संविधान में और इतिहास में। और इसका अर्थ जो मैं राज्य का अगर आपको वो डिफाइन करूँ तो भाई राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, ये सभी एक राज्य को डिनोट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे राज्य का मतलब।
अगला देखिए सरकार। देखिए सरकार यहाँ पर भी आया था और सरकार यहाँ भी आया। अब देखिए सरकार क्या होती है। सरकार को अगर मैं बेसिक्स को डिफाइन करूँ तो सरकार का मतलब है संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश की व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का और उसे लागू करने का और उसकी व्याख्या करने का अधिकार। तीनों चीज़ें उसके पास होंगी। सरकार के पास व्यवस्थित जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाएगी, वो लागू करेगी और उसकी व्याख्या करेगी, और उसके पास कानूनी और संवैधानिक अधिकार होंगे। अगर मैं थोड़े बड़े स्तर की बात करूं, व्यापक स्तर की बात करूं, तो सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और उसकी निगरानी करती है। जो वहाँ की सरकार होगी वो वहाँ के देश के लोगों को और संसाधनों को नियंत्रित करेगी। अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूं, अगर सरकार के आगे मैं केंद्र लगा दूं, तो केंद्र सरकार देश के लोगों को नियंत्रित करती है, और जो हमारे देश में रिसोर्सेज हैं जिससे हमें हमारे एनर्जेटिकल रिसोर्सेज हो जाते हैं, ऊर्जा जिससे हमें मिल रही है, चाहे वो जल ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, या फिर हमारी न्यूक्लियर पावर हो, जो भी हमारे देश को आगे बढ़ा रही है, संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाए, तो सरकार, केंद्र सरकार का रोल ये रहता है, वो बड़े पैमाने पर उसकी निगरानी करती है और उन संसाधनों को नियंत्रित करती है। जैसे आपने देखा होगा ओएनजीसी एक सरकारी संस्था है। आपने किसी भी सरकारी संस्था के आगे एक वर्ड जरूर पढ़ा होगा, शब्द जरूर पढ़ा होगा, भारत सरकार। तो ये देखिए भारत सरकार के अंडर में ही वो काम करती है, ताकि हमारी जो सरकार है देश की, वो उस संसाधनों को निगरानी रख सके उसकी और उसे नियंत्रित कर सके। और अगर मैं राज्य सरकार की बात करूं, तो राज्य सरकार राज्य के अंदर के लोगों की व्यवस्था करेगी और वहाँ जो राज्य के अंदर संसाधन होंगे उसको व्यवस्थित करेगी। तो देखिए दोनों सरकारें आपने डिनोट कर दी हैं, आपने व्याख्या कर दी है। तो मैंने हमेशा मेरा जो मोटो रहा है लेक्चर को बनाने का, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं समझने के लिए। इसमें आपकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों डिफाइन हो चुकी हैं, क्योंकि उनके सरकार का बेसिक्स आपको पता लग गया। चलिए आगे चलते हैं। अब एक शब्द आता है देखिए राजनीति में, गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार क्या होती है? देखिए एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां जब एक साथ मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल जो होते हैं एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं, वो और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं। ठीक है, इससे हम ये समझते हैं। देखिए कभी भी आपने देखा होगा किसी राज्य में अगर किसी दल को बहुमत नहीं मिला है, लिमिटेड सीटें से कम मिली हैं उसे, जो सरकार ने दायरा उसका बनाया है अचीवमेंट का, जैसे 60% या 70% सीटें नहीं मिल पाई हैं उसे बहुमत की, तो होता क्या है, कई सारे दल मिलके, राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं उसमें निर्दलीय, उसमें विपक्ष, उसमें जो पक्ष होता है, पक्ष तो बनता ही नहीं है, विपक्ष और निर्दलीय मिलके एक सरकार बनाते हैं, उसको बोलते हैं गठबंधन सरकार। वो एक गठबंधन कर लेते हैं और उसका बेसिक्स क्या होगा, उसका सिद्धांत क्या होता है, राजनीतिक पार्टियां मिलकर एक सरकार बना देती हैं उस राज्य में, और आमतौर पर उनका एक राजनीतिक गठजोड़ जाता है और वो साझा कार्यक्रम, यानी कि कुछ बातें उनकी मानी जाती हैं जिसका बहुमत, जिससे मिलकर सरकार बनी है। दोनों, अगर मान लीजिए 3 दल मिलकर सरकार बना रहे हैं तो तीनों दल का कुछ कुछ पार्ट उठा लिया जाता है, उससे हम गठबंधन करके हम सरकार बना देते हैं राज्य की। आपने कई सारे राज्यों में देखा होगा गठबंधन सरकार। पहले जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे गठबंधन सरकार बनी थी एनडीए की, और जो वहाँ की लोकल सरकार थी। तो यहाँ से हम गठबंधन सरकार को समझ सकते हैं। और दूसरे तरीके से अगर मैं राज्य की बात करूं तो राज्य में गठबंधन सरकार कैसे बनती है? विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल ना होने की सूरत में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार। देखिए वही हो गया कि अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है तो वो दोनों पार्टियां मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाएगी और बहुमत को पेश करेगी केंद्र में। अब राज्य के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लोकतांत्रिक राजनीति के दूसरे पार्ट में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका आपने कई बार संविधान में शब्द पढ़ा होगा। कार्यपालिका को समझने के लिए ये जो 4-5 2-3 हेडिंग आपके सामने आई हैं उनको समझ लीजिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा कार्यपालिका को समझना। देखिए कार्यपालिका होती क्या है? कार्य की पालिका, यानी कार्य का पालन करने वाली व्यक्तियों का ऐसा निकाय होता है जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसले करने, उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। कार्यपालिका देखिए सरकार से ही बनती है। मैंने सरकार का ही बेसिक्स यहाँ पर आपको उठा के रखा है आपके लिए, और इसको समझ लेते हैं कार्यपालिका कब बनती है। कार्यपालिका देखिए आपके जो प्रतिनिधि होते हैं वो विधान सभा में बैठते हैं, सारे एमएलए जिन्हें कहते हैं, तो उन लोगों के पास जैसी सरकार बनती है तो एक कार्यपालिका का गठन होता है। कार्यपालिका का गठन के अंदर उनके जो कानूनी अधिकार हैं वो है नीति बनाना राज्य के लिए, और अगर देश की बात करूं तो लोकसभा और राज्यसभा का जो मिला जुला साझा कार्यक्रम होता है वो देश की नीति बनाते हैं, फैसले करते हैं और उन्हें लागू करते हैं। राज्य के अंदर में राज्य सरकार और केंद्र के अंदर में केंद्र सरकार, तो उनके पास संवैधानिक और कानूनी दोनों अधिकार होते हैं, तो उसी को हम कार्यपालिका बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें न्यायपालिका शामिल नहीं होती है। आपका जो संविधान है, संविधान ने आपके राज्य और केंद्र का जो संबंध है उसको 2 चीज़ों में डिवाइड करा है, कार्यपालिका, न्यायपालिका।
देखिए, कार्यपालिका अगर अगर मैं उसको एग्जांपल दूँ आपको, तो आपकी विधायिका विधायिका ही आपकी कार्यपालिका कही जाती है राज्य के अंदर। अब देखिए होता है क्या है, जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है। कार्यपालिका के अंडर में विधायिका आई, विधायिका में आपके जनप्रतिनिधि बैठते हैं, सारे एमएलए जिन्हें आपने वोट देके चुना है। हर स्टेट से हर स्टेट के हर जिलों से, यानी हर राज्य के हर जिलों से जो जनप्रतिनिधि चुन के वहाँ गए हैं विधायिका में, वो आपके देश का कानून बनाएंगे। और कानून बनाने के अलावा विधायिका को कर बढ़ाने और बजट बनाने का और दूसरे वित्त विधेयक को बनाने का विशेष अधिकार होता है। देखिए, कर लगा सकते हैं, वो बजट की नीति बना सकते हैं, लोकसभा में जैसे आपके जनप्रतिनिधि बैठते हैं, और वो वित्त विधेयक भी बना सकते हैं। देखा होगा आपने, निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री हैं, तो हर बार फरवरी में वित्त विधेयक पेश करती हैं, कर बताती हैं कि भाई किस में जीएसटी लगना है, किस में नहीं, बजट बनाती हैं वो देश का। तो यही काम है विधायिका के। तो केंद्र की अगर बात करूँ तो विधायिका है लोकसभा आपकी, संसद की बात करें। अगर मैं राज्य की बात करूं तो विधानसभा आपकी विधायिका में। यही आप लागू कर दीजिए राज्य के अंदर। राज्य की विधानसभा क्या करती है, राज्य का कर बताती है, बजट बनाती है, वित्त विधेयक बनाती है। तो यही सब आपके केंद्र और राज्य के बहुत ही ज़्यादा शब्दों को डिवाइड कर दिया गया है उन्होंने। केंद्र में केंद्र सरकार यानी कि संघ सरकार का काम होगा, और अगर आप राज्य विधायिका की बात करेंगे तो वो राज्य का कर बताएगी, राज्य का बजट बनाएगी, राज्य के वित्त विधेयक। चलिए, इसी को आगे लेके चलते हैं। कार्यपालिका का थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, वो आता है तीसरा, कार्य ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन। जब आपने नीति बनाई है, आपने कोई कानून बनाया है, आप उसको लागू कैसे करेंगे? देखिए क्या है, वो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र होता है जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है। सरकार अपने फैसले हमेशा रिटर्न में देती है, लिखित में देती है, और वो लिखित में ही विज्ञप्तियाँ जारी करती हैं। कोरोना काल में आपने कई बार विज्ञप्तियाँ पढ़ी होंगी। सबसे जो क्रिशल टाइम रहा है हमारा कोरोना का, कई सारे सरकारी और कई सारे संस्थाओं से हमारे पास सरकारी विज्ञप्तियां आई हैं, कार्यालय ज्ञापन बोला गया है उसको। तो कभी वो डीएम ऑफिस से भी आती हैं, और जो वो पूरे राज्य में मान्य होती हैं, पूरे ज़िले में मान्य होती हैं। तो वो एक पत्र होता है दोस्तों, जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है। राज्य जो कार्यालय हैं, जिला कार्यालय हैं, स्थानीय लेवल पे जो कार्यालय हैं, ये आपस में कनेक्ट रहते हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए राज्य ने कोई नियम या नीति बनाई है, कोई फैसला लिया है, और उसे हम जिलों में भेजेंगे, उसे हम स्थानीय कार्यालयों में भेजेंगे, तो कार्यालय ज्ञापन राज्य निकालेगा, और वो कार्यालय ज्ञापन जो एक पत्र होता है, लिखित पत्र होता है, वो जिले कार्यालय में जाएगा और स्थानीय कार्यालय में जाएगा। तो उसी को मैं बोलूँगा, उस पत्र को लिखित में जो मिलेगा मुझे, उसी को मैं कार्यालय ज्ञापन बोलूँगा। यानी कि कार्यालय की जो नीतियाँ और फैसलों का जो भी विवरण है लिखित में, वो राज्य से जिले में और जिले से स्थानीय लेवल पे जारी हो जाएगा। उसी को मैं कार्यालय ज्ञापन बोलूँगा। ठीक है, चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आपके सामने एक आई है, वो है देखिए न्यायपालिका। कार्यपालिका हम पढ़ चुके हैं। अगला हमारा जो राज्य के अंदर सेशन आएगा या केंद्र के अंदर के सेशन आएगा, उसे बोलेंगे न्यायपालिका। आप सभी इससे अवगत हैं, कोर्ट की बात हो रही है। कोर्ट होता क्या है देख लीजिए, उसका बेसिक्स चीज़ें क्या होती हैं, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होता है, उसका काम क्या होता है। एक राजनीतिक संस्था होती है न्यायपालिका। राजनीतिक का मैं आपको मतलब बता चुका हूँ, जिसके कुछ एथिक्स होते हैं, जिसके कुछ अच्छे कुछ, अगर मैं बात करूँ, अच्छे लक्षण होते हैं। वो किसी भी समाज को बुराई से अच्छाई की ओर लेके जाती है, उसको बोलते हैं राजनीतिक संस्था। जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है, यानी कि वो जस्टिस करेंगी, न्यायपालिका न्याय करेगी, और कानूनी विवाद, जैसे आपका संपत्ति का मामला है, प्रॉपर्टी का मामला है, या फिर कोई दहेज उत्पीड़न का मामला है, तो उसका जो कानूनी विवाद जो बनेगा, उसका निपटारा न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि देश की जितनी भी अदालतें हैं आपकी, वो राजनीतिक संस्था है, और आपको वो एथिक्स सिखाती हैं कि आपको भाई ये आपने गलत करा है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, और हम इसको आपको न्याय दिलाएंगे अगर किसी के साथ गलत हुआ है। राज्य की बात करूँ तो राज्य में उच्च न्यायालय सर्वोपरि होता है। देन अगर मैं केंद्र की बात करूँ तो केंद्र में उच्चतम न्यायालय सर्वोपरि होता है। अगर कोई दलील उच्च न्यायालय में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, या फिर आपको लगता है कि आपको न्याय नहीं मिला है, तो आप केंद्र के उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, वो आपको न्याय दिलाने में आपकी हेल्प करेगा राजनीतिक संस्था के तौर पर। राजनीतिक संस्था को होती क्या है देख लीजिए, मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। नीचे आपका जो स्लोगन आपको दिख रहा है, देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को कंट्रोल नियमित करने वाली प्रक्रियाओं का समूह होता है राजनीतिक संस्था। देश की सरकार जो है हमारी, राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, उसका राजनीतिक जीवन कैसा है, अगर वो एथिक्स से चल रही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन हो रहा है, या कोई कानून है जिसका पालन राज्य नहीं कर रहा है या केंद्र नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट
अपनी अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट केंद्र को बताएगा, हाई कोर्ट राज्य को बताएगा कि भाई आप इन एथिक्सों का पालन करिए, आप इन राजनीतिक चीज़ों का पालन करिए। वो राजनीतिक संस्था का काम होता है जो कि न्यायपालिका को डिनोट करती है। राजनीतिक संस्था क्या है? न्यायपालिका। एग्जाम्पल आपको तीनों मिल गए हैं इस लाइन में। आप जब भी न्यायपालिका के बारे में पढ़े इस बेसिस को ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, आरक्षण। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द मैंने इसमें शामिल करे हैं, जिन शब्दों का मतलब आप में से कई लोगों को शायद बहुत समय बाद पता लगता हो, या एग्ज़ाम में आता है कि भाई आरक्षण क्या होता है बताइए, तो आप ये कंट्रोलेबल या नियमित चीज़ नहीं लिख पाते हैं। तो उसको मैंने कुछ कम शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश करी है। देखिए, आरक्षण का मतलब क्या होता है? भेदभाव के शिकार, वंचित और पिछड़े लोग और समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थाओं में पद और सीटें आरक्षित करने की जो नीति बनती है सरकार की, उसको संविधान में बोला गया है आरक्षण। देखिए, अगर कोई भी जाति या फिर कोई भी पिछड़ा वर्ग भेदभाव का शिकार है, किसी भी सरकारी काम से वंचित है, पिछड़े लोग हैं बेचारे, उन समुदाय और उन लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में उन्हें समानता का अधिकार लाने के लिए सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थाओं में पद और सीटें आरक्षित करी गई हैं, यानी कि सेफ रखी गई हैं उनके लिए। उसकी नीति जो बनाई है सरकार ने, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को उन्होंने बोला है आरक्षण। तो जब भी आप आज से आरक्षण के बारे में पढ़ें तो आप इस बेसिस को ध्यान रखिएगा कि वो पूरी की पूरी जो नीति बन रही है ना, नीति, उस पूरे प्रोसेस का नाम है आरक्षण। आरक्षण का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि किसी भी वर्ड को आपने शब्द को उठा लिया वो आरक्षण है। उसमें सारा का सारा आपका सम्मिलित हो गया है, पूरा देश, पूरा राज्य, जिसने भी वो आरक्षण की नीति बनाई है, नीति भी शामिल है उसमें, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है। हम काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है आपके पास, आपकी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। थर्ड है, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। फोर्थ है, मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि आप जब भी सिविल सर्विसेज की तैयारी में शुरुआत कर रहे हैं तो क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा। अगर आपने पढ़ा है तब भी अच्छा है, आपको इसका आंसर पता है। मैंने इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया है, मैं आपके सामने अपना एक केवल विचार रखूँगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है एक लॉजिकल वे में। देखिए, इस क्वेश्चन को रखने का या फिर मेरे लेक्चरों को आपके सामने प्रस्तुत करने का मेरा मेन उद्देश्य रहा है कि आप तार्किक बने, लॉजिकल बने, हर सब्जेक्ट में लॉजिकल बने, कि आप खुद से क्वेश्चन पुट अप करें कि ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, और हुआ तो किस वजह से हुआ। ये आप 3 वर्ड कब, क्यों, कैसे अगर आप अपने दिमाग में कन्वर्ट कर लेंगे शुरुआती बच्चे, तो वो काफ़ी अच्छा इतिहास को समझ सकते हैं, संविधान को समझ सकते हैं और कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप लॉजिकल जब बन जाएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन लॉजिकल है। इस क्वेश्चन में आपके सामने कंडीशन रखी गई है, और जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं वो थोड़ा सा रुकें और सोचें कि ये क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, क्या वो सही में इसका आंसर पूछना चाह रहा है। मान लीजिए, इस क्वेश्चन की कंडीशंस में आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा गया है, तो आपसे कहा गया है कि इसका आंसर तो आप मत दीजिए, आंसर हमें पता है, आप इसको डिफाइन करिए कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों के बारे में बताना चाह रहा है। इसमें देखिए, दोबारा अब पढ़िए इस क्वेश्चन को। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? देखिए, खुद का मतलब होता है कि वो स्वविवेकी जो शक्तियां राष्ट्रपति को मिली हैं, राष्ट्रपति जो हमारे देश का होंगे वो संविधान के अनुसार तो चलते हैं, लेकिन उन्हें एक स्वविवेकी शक्तियां भी दी गई हैं कि वो खुद भी माहौल के या फिर परिस्थितियों के अनुसार काम कर सकते हैं। तो उसी को हमारे संविधान में बोला गया स्वविवेकी शक्तियां। अब जब से भी आप स्वविवेकी शक्तियां पढ़ें तो ध्यान रखिएगा, जिस भी संविधान में जिस भी नेता को या जिस भी राष्ट्रपति पद को, ध्यान रखिएगा, देखिए ये पद की बात हो रही है, राष्ट्रपति जो है वो बदल सकता है लेकिन राष्ट्रपति का पद नहीं बदलता कभी भी। तो उसको स्वविवेकी शक्तियाँ मिलती हैं और वो स्वविवेकी शक्तियों का यूज़ कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी स्वविवेकी शक्ति, मैं राष्ट्रपति हूं, तो राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति को डिफाइन जो संविधान में करा गया है तो वो है दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं राष्ट्रपति। अगर कोई विधेयक पारित हो चुका है और राष्ट्रपति को लगता है कि भाई वो विधेयक सरकार के लिए या फिर देश के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस होने चाहिए उस विधेयक में, या फिर कोई प्रोग्रेस होनी चाहिए, या फिर कोई बदलाव होने चाहिए, तो राष्ट्रपति दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा को पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। संविधान में राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों में ये डिफाइन करा गया है कि उनके पास ये अथॉरिटी, ये अधिकार है।
चलिए पे मैं लेक्चर को ख़त्म करूँगा। देखिए, मैंने कुछ शब्दों को यहाँ पे डिफ़ाइन करा है आपके सामने, और अभी तक हमारी संस्था द्वारा जितने भी लेक्चर यूट्यूब वगैरह पे ऑनलाइन अपलोड हुए हैं उसमें कहीं भी आपसे शेयर और सब्सक्राइब की बात नहीं कही गई है। तो थोड़ा सा यहाँ पे शेयर और सब्सक्राइब के शब्दों पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए, शेयर और सब्सक्राइब क्या होते हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। शेयर का मतलब होता है, जैसे आपने कोई थिंक आपको पता लगी, अच्छी थिंक पता लगी या बुरी थिंक पता लगी, सोच, बुरी सोच, अच्छी सोच, और आपको लगता है कि वो आपको अपने मित्र को या फिर आपको अपने परिवार में उस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए, उस थिंग को बोलते हैं शेयर करना। ठीक है। और सब्सक्राइब का मैं आपको मोटो बता देता हूँ, उद्देश्य क्या होता है। जैसे अब मैं आने वाले समय में जल्दी जल्दी काफ़ी बच्चों के लिए इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर डालने वाला हूँ। काफ़ी टेस्ट सीरीज़ आएंगी, साइंस के लेक्चर होंगे, साइंस के जो क्वेश्चंस आप लोग पेड क्लासेस में पढ़ रहे हैं वो आपको फ्री और ऑनलाइन अवेलेबल करे जाएंगे। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपके पास वो नोटिफिकेशन चली जाए कि मैंने जो भी वीडियोस डाली हैं आप उस वीडियोस को तुरंत खोल के देख सकता हूँ और डिस्कस करूँ आपसे। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये एजुकेशन किसी को देनी चाहिए तो आप उससे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि आपके पास जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन हमारे चैनल की रहेगी, हमारी वीडियोस की रहेंगी आने वाले समय में, वो आपको मिलती रहे।